कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जो मतलब जो थोड़ी बड़ी मिस्टेक रही, ये फालतू की बातें करता है, इतना पैसा कहीं नहीं मिलता, बहुत तो सबसे अच्छे से बातचीत करो, अपना काम से काम रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के पॉडकास्ट में मेरा ही एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रवि किशन, जिसका ऑलरेडी एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, एक अच्छा एक्सपीरियंस वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, और आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे कि फर्स्ट शिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बट उससे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन तुम भी अगर बता दोगे तो अच्छा रहेगा यार, कि किस टाइम तुमने एंग्लो ईस्टर्न ज्वाइन किया, कौन से बैच में ज्वाइन किया और अभी क्या कर रहे हो। सर, मेरा नाम रवि किशन वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ और मैंने एंग्लो ईस्टर्न फैब 24 बैच में ज्वाइन किया था और मेरा डीएनएस 25 जैन में खत्म हुआ था। और फिर मैं अपना फर्स्ट शिप बल कैरियर करके आ चुका हूँ 5-5.5 महीने एंड अब मैं सेकंड शिप ज्वाइन करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो पहले वाले शिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि कई लोगों का जो पहले वाले शिप का एक्सपीरियंस होता है ना, उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि घर से दूर रहना पड़ता है पहली बार, फिर सब नए नए लोग मिलते हैं, कई बार गालियां भी मिलती हैं। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो ओवरऑल तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और जितना भी मैंने टाइम स्पेंड किया, कुछ मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी फैमिली से ही बचपन से दूर रहा हूँ। तो फिर वो वाला फैक्टर ऑलरेडी इतना मेरे को अफेक्ट नहीं करा। एंड मेरे शिप पे लोग बहुत अच्छे थे। तो शिप का मेन, अगर वहाँ के लोग बढ़िया हो तो आपका समय बहुत अच्छा बीतता है। और स्टार्टिंग के 2 महीने थोड़ी मेरे को टफनेस हुई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे लोग और सिखाने के चक्कर में वो लर्निंग फेज था। तो जब धीरे धीरे जब काम आने लगा तो फिर मेरे लिए चीजें आसान बनती गई। स्टार्टिंग में बस थोड़ा बहुत लगा था, बट सब बढ़िया था, अच्छा था। मतलब शुरू में काम सीखने में मुझे लगता है, क्योंकि जैसे 1 साल कॉलेज में रह करके भी जा रहे हो, बट स्टिल कॉलेज का एक्सपीरियंस और शिप का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब वहां पर तो प्रैक्टिकल चीजें करने में और वहां पढ़ने में मतलब कभी ऐसा हुआ एक आध की कोई गलती हुई और गलती पे ही डांट पड़ गई हो? गलतियां तो बहुत हुई हैं। मोस्ट कॉमन मिस्टेक सब कैरेट से होती है, साउंडिंग टेप तोड़ देना। अच्छा। साउंडिंग लेते हुए तो मैंने स्टार्टिंग के महीने में तीन तीन पे टेप तोड़ दिया था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि इतना तो कोई पूरे कॉन्ट्रैक्ट में तोड़ता तो कैसे साउंडिंग लेता है। तो फिर उसके चक्कर में तो बाकी यही सब, बाकी नॉर्मल छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती है। कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जो मतलब जो थोड़ी बड़ी मिस्टेक रही हो, और फिर, या अगर नहीं भी बताना चाहते हो तो भी चलेगा, या बड़ी मिस्टेक रही हो और डांट पड़ी हो? हाँ, तो वो चीजें अभी यहाँ बता नहीं जा सकती, लेकिन काफी की है। बट मेरे चीफ ऑफिसर थे जो बहुत बढ़िया थे, तो फिर वो माफ कर देते थे कि फर्स्ट टाइम है, अभी लर्निंग फेज है, गलतियां सबसे होती हैं। वो कभी चीजें माइंड में नहीं रखते थे। तो मेरा बहुत अच्छा गया टाइम, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत कुछ करके। पहला शिप तुमने बताया बल्क करियर था। हाँ जी। अब थोड़ा ये ब्रीफ करो, बल्क करियर शिप का क्या मतलब है, क्या है बल्क करियर? सो बेसिकली बल्क कैरियर में अपना ग्रेन कार्गो और ये आयरन और ये सब रॉड स्टील ये सब कैरी होते हैं। तो ये शिप क्या है कि हम लोग तो हमारा नॉर्मल कार्गो वीट सीमेंट ये सब अब मेरे वॉयज में यही करके पोटैश लेके गए हैं हम एक जगह से दूसरी जगह। ये बल्क में सामान कैरी कर रहा होता है, इसलिए इसको बल्क कैरियर बोलते हैं। तो बल्क कैरियर में कुछ फायदे हैं, मतलब कुछ बल्क कैरियर के अपने ही कुछ फायदे हैं, जैसे कि बहुत सारे शोर लीव और अच्छा खासा पोर्ट स्टे एंड सेलिंग में भी, मतलब एज कम्पेयर टू टैंकर लाइफ थोड़ी इजी है और एंजॉय ज्यादा कर सकते हैं, घूमने फिरने को मिलता है, अच्छा रेस्ट मिलता है इतना। जैसे मैंने सुना है कि जैसे आप टैंकर पे जाओगे और बल्क में जाओगे तो किसी में ऐसा होता है कि समंदर में थोड़ा कम रहना पड़ता है और शोर पे टाइम ज्यादा मिल जाता है, किसी में ऐसा होता है कि समंदर में ही ज्यादा रहना पड़ता है और शोर पे बहुत कम मिलता है। तो ये किस में कैसा क्या होता है? कुछ सर बहुत बड़े बड़े बल्क कैरियर्स हैं, उसमें मतलब दोनों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि कंटेनर टैंकर और ये बल्क ज्यादा ही पोर्ट पे रहे। कुछ बल्क कैरियर्स होते हैं जो कि लेकर्स या लेक्स नुक्स में जाते हैं, तो उनका पोर्ट स्टे बहुत ज्यादा होता है। बट कुछ बल्क कैरियर होते हैं जिनका पोर्ट स्टे 2-3 दिन ही होता है, उतने में डिस्चार्ज लोड होता है, बट उनका सेलिंग 30 दिन 45 दिन का हो जाता है। अच्छा। बट मेरा जो बल्क कैरियर था उसका तो पोर्ट स्टे काफी अच्छा था, हफ्ता 10 दिन हो जाता था। सी में मैक्सिमम हम 22 डेज रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम 22 डेज इसका वॉइस था, हफ्ते 10 दिन तुम्हें वहां मिलता था। हाँ। तो फिर पोर्ट पे घूमने उमने मिलता था? हाँ सर, सारे मतलब जहाँ गया हूँ एयरपोर्ट पे घूमने मिला है। बस एक कंट्री थी वहां पर इंडियंस अलाउड नहीं थे शोर लीव पे, तो वहां नहीं, बाकी तो जितने पोर्ट पे गए। इंडियन क्यों नहीं अलाउड था? ये तो नहीं पता चला सर, बट अलाउड नहीं। कौन सी कंट्री? लैटविया लाइपाजा। अच्छा, लैटविया लाइपाजा, ओके। यस। बाकी सब जगह पर तुम्हें घूमने मिला है? यस। तो मतलब मस्त एंजॉय किया तुमने वहां पे जाकर?
और कौन कौन सी कंट्री है जहां पे जनरली शोर लीव नहीं मिल पाती है? पर ऐसे तो फिर कंट्रीज का भी स्पेसिफिक नहीं पता, क्योंकि अच्छा, मैं तुम्हारा जितनी भी first गया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम में जितनी भी सब पे गया हूँ, बट हाँ अगर ऐसा होता है कि कहीं तुम्हारे चीफ ऑफिसर पे डिपेंड करता है, अगर वो कई होते हैं कहाँ जहाँ पर मौका होता है बट वो भेजते नहीं है अच्छा। काम के चक्कर में। हम्म, चीफ ऑफिसर बहुत बढ़िया हुए तो फिर वो तो हर पोर्ट पे भेज सकते हैं, नहीं हुए तो किसी पोर्ट पे नहीं भेजेंगे चाहे 10 दिन का स्टे हो। प्लस काम पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा जो बेसिकली मोस्टली पोर्ट्स थे उसमें 5 बजे के बाद कार्गो नहीं चलता था, तो हम लोग अपना सारा काम निपटा के 5 बजे के बाद, और सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो नॉर्मल जो भी काम था डेली रूटीन का करके शाम को 5 बजे हम लोग बाहर चले जाते थे। अच्छा। बट कई पोर्ट ऐसे आए थे, यूके मिंगम करके एक पोर्ट था, फिर उसके बाद इटली था रवीना, वहां पर सर 24 घंटे कार्गो ऑपरेशन चलता है, चलते थे। तो फिर वहां तो सर 2-2 3-3 दिन तक मतलब बैलास्टिंग डिबैलास्टिंग लोडिंग डिस्चार्जिंग इसी में चल जाता है, तो बहुत रेयर चांसेस मिलते हैं बाहर जाने का। अच्छा, मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम मर्चेंट नेवी इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू ज्वाइन 9 to 5 जॉब, सो कॉल्ड 9 to 5 का नाम लेते हैं। तो मेरी जितने लोगों से बात हुई है उसके हिसाब से कि हो सकता है कि आपको 9 to 5 नहीं मिल रहा, लेकिन आपको हो सकता है 4 to 4 मिल जाए या कुछ अलग तरीके, और कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि 24-24 घंटे भी काम करना पड़ जाए जैसे तुम बता रहे हो। तो ऐसा हुआ तुम्हारे साथ में? मैक्सिमम तो मतलब खिंच जाता है सर, अभी वैसे तो रेस्टार काफी देखा जाता है, सब कैडेट्स का सबका देखा जाता है, बट इन अगर कोई अगर कैडेट्स इमरजेंसी। का हटा दें, हमसे सपोज करो कैडेट्स का हटा दे रहे हैं, लेकिन बाकी जैसे थर्ड ऑफिसर है, सेकंड ऑफिसर है या चीफ है, तो इन लोगों का वर्किंग आवर कितना, 16 घंटे, 17 घंटे, 20 घंटे तक गया है कभी? सर जो सेकंड ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर का जो वर्किंग आवर है वो मतलब मोस्टली 10 आवर 12 आवर इतना जाता है, कुछ भी हो एक्स्ट्रा काम करके, नॉर्मल तो बहुत चीज रहते हैं, बट जो कैप्टन और चीफ ऑफिसर होते हैं, मतलब चीफ ऑफिसर का तो पोर्ट पे सर बहुत ज्यादा खिंच जाता है, बहुत कभी कभी 18-19 घंटे, तो मतलब बिना सोए पूरी पूरी रात, तो फिर कैडेट को भी जगना पड़ता है साथ में, तो पोर्ट पे डिपेंड करता है, अगर बिजी पोर्ट हुआ बहुत ज्यादा तो फिर चीफ ऑफिसर को तो पूरा जगना है, पूरा लोडिंग प्लान ये वो, बैलास्टिंग डिबैलास्टिंग सब, ये तो रैंक थोड़ी टफ है। ओके ओके ओके, मतलब 2 रैंक में ज्यादा काम कैप्टन और चीफ ऑफिसर पोर्ट या पैसेज लेक सैलरी भी पैसेज इसीलिए में। ज्यादा होती है। हाँ वैसे अगर मैं एक रफ आइडिया दूं कि सैलरी, पहले तो ये बता, कैडेट एज ए कैडेट तुम्हें क्या स्टाइपेंड मिल रहा है, या एक एवरेज स्टाइपेंड बताना चाहो कि कैडेट को एक एवरेज स्टाइपेंड कितना मिल जाता है अगर? सब कुछ टोटल ओवरऑल मेरे को 5 महीने का $600 मिला है, मतलब होल क्लिंग मिला के, वैसे तो नॉर्मल बेसिक 477 होता है। बट बाकी सब मिला करके 600? हाँ 600 तक हो जाता है, बाकी शिप पे डिपेंड करता है, फ्लैग पे डिपेंड करता है। हाँ, मतलब एक एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि एवरेज कहीं कहीं पे मैंने ज्यादा भी सुना है, मैंने 800-900 भी सुना हुआ है, कहीं कहीं पे बहुत कम भी सुना हुआ है। 5 to 600 एवरेज, एवरेज तो मिल ही जाता है। इतना मिल जाता है सर? हाँ हमारी कंपनी में। मतलब ठीक है, एक एवरेज अगर लेकर के चलेंगे तो। और जो थर्ड ऑफिसर है, थर्ड ऑफिसर की सैलरी कितनी हो जाती है एवरेज? आई एम अगेन आस्किंग एवरेज, मैंने एवरेज सर डिपेंड करता है कि एक्सपीरियंस और फर्स्ट टाइम, तो सर 26 से $3,000 तक मिल जाती है थर्ड ऑफिसर की। 2600 से $3,000 तक मिल जाती है। तो ये चीफ थर्ड ऑफिसर, हाँ बल्क कैरियर पे, बल्क कैरियर। बाकी टैंकर का आइडिया नहीं है अभी। और अगर हम सेकंड ऑफिसर की बात करें तो 4,500 $4,000 इतना, मतलब 4500 प्लस माइनस है। हाँ इतना करीब इतना करीब मिल जाता है। चीफ ऑफिसर एवरेज एक अंदाजा, तेरा अंदाजा सर बल्क कैरियर पे एक्सपीरियंस ये हो सर 8,000 से $9-10,000 तक, 8,000 प्लस। देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 8 to 9,000 तक। 8,000 प्लस मान सकते हैं। हाँ 8,000। देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं जानना चाहता कि तुम्हारे चीफ ऑफिसर को क्या मिल रहा था या किसको क्या मिल रहा था, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बच्चा जो मर्चेंट नेवी में जाने का प्लान कर रहा होता है, कई लोगों को ना ये जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स इमेजिनरी लगते हैं, लोग बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। कई बार जैसे मैं वीडियो डालता हूँ ना, तो लोग कमेंट में डालते हैं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये खुद मर्चेंट नेवी में नहीं था, इसको नहीं पता, ये फालतू की बातें करता है, इतना पैसा कहीं नहीं मिलता, बहुत काम कराया जाता है। तो मैं इसलिए मैं तुम्हारा एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ कि तुमने देखे होंगे, जो जो अपने आसपास के लोग देखे होंगे उनका। तो $8,000 अगर हम ऐसे बोल करके चल रहे हैं तो हाँ चीफ ऑफिसर को सर $8,000 प्लस मिलता है, एंड कैप्टन 10,000 प्लस। एंड सर काम का तो सर हर जगह है, मतलब मेरा ओवरऑल तो बहुत बढ़िया रहा मेरे को, मतलब जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना और लोग इतना उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं तो काम करने में बहुत मजा आता है।
और फिर इतने जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन सब इतना वो करके बैठे हैं और बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, सबको अपना जॉब पता रहता है क्या करना है और बहुत अच्छे से करना पड़ता है। और जो कर लेते हो तो फिर जब वो ऊपर से तालियां, मतलब थोड़ी भी तारीफ होती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतने बड़े लाले लोग और हम इतनी कम एज में ये सब कर रहे हैं तो हमें इतना वो प्रशंसा मिल रही है इतनी। चलो ये अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट शिप कौन सा मिलने वाला है या बल्क पे ही जाने वाले हो दोबारा से? सर मैंने तो फर्स्ट शिप बल्क कैरियर कर ली है, तो मैंने अपने प्रेफरेंस में तो उनको टैंकर के लिए मेल किया है, बाकी उनके ऊपर है। मतलब बट वो जनरली कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी में डिपेंड करता है, बट सुन लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर पहला बल्क किया है तो फिर दूसरा अगर प्रेफरेंस में डालते हैं, हल्का हल्का बस वेटिंग होता है बट कर देते हैं, सुन लेते हैं। अगर अभी खैर तुम टैंकर पे तो नहीं गए हो तो मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें कितना आइडिया है कि नहीं है, लेकिन अगर हम पूछें कि बल्क में और टैंकर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है, मतलब क्यों टैंकर पे जाना चाहते हैं लोग? टैंकर पे सर सैलरी ज्यादा मिलती है। ठीक है, सैलरी ज्यादा तो रिस्क टैंक- ज्यादा होगा। रिस्क ज्यादा है, लाइफ बहुत हेक्टिक है, पोर्ट स्टे बहुत रेयर है, शोर लीव नहीं है और बस पैसा है इसलिए लोग जाते हैं। एंड वहां पर अगर हम टैंकर करते हैं तो वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा पढ़े लिखे, मतलब उनको ज्यादा अलग से एक्स्ट्रा कोर्सेज और बहुत सारी चीजें होती हैं उनके लिए, तो फिर उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। वो टैंकर से ड्राई फ्लीट में आ सकते हैं या स्विच कर सकते हैं, बट ड्राई वाले जहां तक कि मुझे पता है कि वो टैंकर में नहीं जा सकते अगर उन्होंने कम कर लिया थर्ड ऑफिसर सेकंड ऑफिसर तक। अच्छा, बट टैंकर वाले पे ऑप्शंस होता है बहुत सारा, कि वो स्विच मार सकते हैं। हाँ। लेकिन नीचे वाला मतलब हाँ। उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ड्राई वाला वेट में नहीं जा सकता, वेट वाला ड्राई में जा सकता। ओके ओके ओके, इसीलिए टैंकर का एक्सपीरियंस ले लो। हाँ, कि एक तो कर ही लो ताकि अगर इन फ्यूचर रहा तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वैसे अगर इन फ्यूचर तुम्हें थर्ड मेट बनना होगा तो तुम किस में बनोगे, टैंकर में बनोगे या मतलब तुम्हारी चॉइस क्या है, टैंकर है, बल्क है, क्या है? अभी तक तो सर टैंकर ही सोच के रखा है, ओके, बट चेंज भी हो सकती है। स्पेसिफिक रीजन? हाँ, क्योंकि बल्क कैरियर पे लाइफ काफी इजी है। अभी टैंकर करके पता चलेगा, लेकिन बल्क पे थोड़ा चीजें अच्छी हैं, वो इतना एक्टिक नहीं है और फिर घूमने फिरने को मिल जाता है काफी, तो पर और तुम्हारी पेपर वर्क भी थोड़ा बहुत कम है उस पे ना। तुम्हारी चॉइस तो टैंकर है ना? चॉइस तो टैंकर है। टैंकर इसलिए कि पैसा ज्यादा मिलेगा, सीखने ज्यादा, या हाँ। पैसा ज्यादा मिलेगा या सीखने ज्यादा मिलेगा? दोनों चीजें हैं सर, दोनों मेरे पे ऑप्शंस भी रहेंगे काफी कि अगर मान लो इन फ्यूचर एक टाइम को हुआ कि चलो ठीक है अब इतना कमा लिया पैसा, तो मैं टैंकर से एक टाइम बाद ड्राई में आ सकता हूँ कि चलो ठीक है अब कर लिया, अब आराम लाइफ जीनी है नॉर्मल। बट ड्राई में तो क्या है कि अभी कभी आ सकता पड़ी ये वो, तो फिर ऑप्शन नहीं है ना। ओके ओके, होता भी होगा बट मुझे इतना भी नहीं पता कि शायद कुछ कोर्सेज करा के या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के कर, कई कंपनी शायद करती हो, बट जहां तक कि मुझे पता है अभी ऐसा नहीं है। मतलब तुम्हारी कंपनी में भी ऐसा नहीं है? ऐसा बोला गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि शिप पे जब हम जाते हैं एज अ कैडेट तो हरासमेंट होता है, हमारी रैगिंग होती है, ये होता है, तो ये मतलब तुमने कुछ फील किया ऐसा होता है वहां पे? मेरी शिप पे तो मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया, मतलब सब लोग बहुत बढ़िया थे और इतना किसी से मतलब काम में ही बहुत टाइम चला जाता, तो इतना किसी से कभी ना कभी तो डांट पड़ती होगी ना? तो डांट तो सर हाँ, गलती करने पे डांट तो पड़ती है, बट मतलब मेरे शिप पे ऐसे लोग थे कुछ गलती होती थी तुरंत डांट देते थे, बाद में वो चीजें कभी मन में रख के दोबारा नहीं डांटते, बोलते थे ठीक है हो गया। तो तुम्हें वो हरासमेंट क्यों नहीं लगा जब तुम्हें डांट पड़ी, मतलब तुमने गलती करी तुम्हें डांट पड़ी तो तुम्हें क्यों नहीं हरासमेंट लगा कि मेरा हरासमेंट हो रहा है? सर उनका जो डांटने का तरीका था वो इस हिसाब से लगता था कि वो मुझे खुद सिखाना चाहते हैं कि ऐसी गलती मैं दोबारा ना करूं, अच्छे तरीके से बोलते थे। कभी थोड़ा हो गया और बहुत बड़ी बड़ी गलती कर दी तो डांटेंगे बोलेंगे, मतलब कभी उन्होंने वो लिमिट क्रॉस नहीं करी कि जैसे कि कुछ हैरेसमेंट में आ गया। अच्छा। और कभी कभी ऐसा हुआ कि कभी उन्होंने ज्यादा बोल दिया तो फिर बाद में आके थोड़ा समझाया भी, तो काफी अच्छा बिहेवियर रहा है लोगों का, मेरे क्रू का। बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि अगर आपको कोई वहां डांट रहा है तो यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि फिर वो आपको आकर के समझाएगा भी। हाँ जी, तुरंत कोई सडनली एक्शन नहीं ले लेना चाहिए कि इसने डांट दिया, ये बोल दिया, अब इधर उधर जाके तुमने बातें फैला दी या किसी को अपना सगा समझ लिया तो जहाज पे जाके बोलने लगे। ये सब चीजें जहाज पे बड़ी खराब कर देती है ना, कि चीजें इधर से उधर करना, किसी ने बोल दिया किसी की बुराई करना। ठीक है तुम गलती कर रहे हो, सीनियर ऑफिसर है वो सब करके गया है, बहुत सारी चीजें देखी है सीखी है, तो फिर वो बेमतलब में जल्दी नहीं डांटेगा, और डांटेगा भी तो सिखाने के ही पर्पज से। बिचिंग का कोई स्कोप नहीं है, ये तो नहीं है, ये सब कर दिया तो अगर एक बार गए तो फिर वो पूरा 6 महीना तुम्हारा, जब तक वो इंसान रहेगा तब तक तुम्हारा लगेगा। आजकल बिग बॉस में चल रहा है कि वो एक घर में है लेकिन फिर इसकी बिचिंग उसके साथ। मोस्टली कैडेट शायद इसलिए हरास होते हैं क्योंकि वो थोड़ा इन्हीं सब चीजों में फंस जाते हैं ना, कि
इधर उधर Politics. करने शिप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, फिर अब किसी के दिमाग में वो बैठ गए तो फिर वो तो पूरा अपना कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही ट्रीट करेगा। तो सबसे अच्छे से बातचीत करो, अपना काम से काम रखो, मिलो गुलो अच्छे से, हंसी मजाक सोचे लो सबसे, बाकी जो अपने मेन चीफ ऑफिसर हैं उनकी सुनो बस। मतलब जो तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर है उसकी कमांड अगर आप फॉलो करते रहोगे, हाँ तो फिर बाई चांस डांट वाट भी पड़े तो थोड़ा सा, मतलब मुझे जो आइडिया मिल रहा है वो ये है कि कमांडिंग ऑफिसर की बातें सुनो, पहली बात। दूसरी बात, अगर बाई चांस आपकी गलती पे आपको डांट पड़ रही है तो थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि वो बंदा आकर के बाद में आपको समझाएगा भी। और कोई अगर नॉर्मल जूनियर या कोई वैसे रैंक का कोई बार बार लग रहा है तुम्हें कि ये जानबूझ के कर रहा है परेशान, या कुछ भी हो सकता है, तो तुम अपने एसटीओ चीफ ऑफिसर को बोल सकते हो अपने, तो फिर वो देख एक्शन लेते लेंगे। हैं। हाँ मतलब अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको लग रहा है कि कोई परेशान कर रहा है और वो जेन्युइन परेशानी है, हाँ अच्छा जैसे क्या परेशान कर सकते हैं, क्या जैसे अब मुझे ऐसा लगता है कि एक शिप है, 25-30 लोग हैं, क्रू अलग रहती है, ये अलग रहते हैं, ऑफिसर्स अलग रहते हैं, कैडेट इनके बीच की एक संयोजी कड़ी बन जाता है एक तरीके से। तो कैडेट को क्या ही हरासमेंट किया जा सकता होगा, ज्यादा काम करवा लेते होंगे या यही सब चीजें होती होंगी, क्या हो सकता है? एक तो सर वर्बली हो जाता है कुछ तो। अच्छा, कभी किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया। हाँ, और कई लोग कुछ ज्यादा एक्सट्रीमली बोल लेते हैं तो कई लोगों को दिल पे लग जाती है, जो लोग सॉफ्ट होते हैं। अब जहाज पे तो थोड़ा सुनने की आदत डालनी पड़ती है, जब तक जूनियर रैंक हो तब तक तो सुनना ही पड़ता है। बिना सुने हाँ, सीख भी तो नहीं अब सकते। कई लोग जानबूझ के ही करते हैं, जैसे एक दो बार हुआ गलती करने पे, तो लोगों में डिफरेंशिएट करना तो बड़ा इजी है कि कौन किस वे में बोल रहा है, किसका किस कैसा इंटेंशन है। अब अगर कोई अच्छे वे में बोल रहा है तो वो साफ दिखता है, तो कोई बार बार हर चीज पे छोटी छोटी चीज के लिए टोक रहा है, परेशान कर रहा है, फिर वो हरासमेंट हुआ। तो फिर तुम बोल सकते हो अपने सीनियर ऑफिसर से, और मेन जो आप जिसके अंडर आते हो उनको बोल सकते हो, वो जरूर एक्शन लेंगे। अब कुछ लोग घबरा के इधर उधर कर देते हैं ना, तो उसी में फंस जाते हैं। वो पहले 4 लोगों को और बताते हैं, फिर इधर करते हैं, फिर वो आपस में एक दूसरे को बताते हैं, तो जहाज पे ये सब नहीं चलता है, नहीं चल पाता। सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन डिसिप्लिन एंड हरासमेंट। कई लोग तुम्हें डिसिप्लिन के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं, क्योंकि अच्छा शिप पे डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी जो बच्चे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जो हमारे यहाँ पे है, अब इनको हम बोलते हैं कि बेटा सुबह 6 बजे उठना है या 8 बजे तक सो रहे हैं, ठीक है, या हम बोलेंगे क्लास में इस टाइम पे पहुंचना है, 10 बजे आपको वहाँ रिपोर्ट करना है, तो 10-15 तक बाहर घूम रहे हैं मोबाइल लेकर के। शिप पे है ये सब चीजें अलाउड? मतलब नहीं, ये सब चीजें नहीं है। अगर 4 बजे वॉच पे जाना है तो तुम्हें 5-10 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, और तुम्हारे ऑफिसर जो चीफ ऑफिसर के साथ वॉच होती है तो उनसे पहले ब्रिज पे पहुंचना पड़ेगा। अच्छा। और लेट वेट जाने वाला कोई सवाल नहीं है। चलो ठीक है, एक बार अगर कोई गलती होती है तो एक बार ही माफ हो जा सकती है। अब दोबारा तुम वो चीजें फिर दिखाता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट शो करता है कि तुम्हें कोई फर्क, मतलब कभी काम से हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए, कभी लेट नहीं होना चाहिए। फिर काफी इफेक्ट पड़ाता है ना तुम्हारे बिहेवियर पे, फिर उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे, फिर लोगों को वो भी हरासमेंट लगता है। हाँ, मैं वही बोल अब तुम रहा था। अच्छा बिहेवियर रखोगे, अच्छे से सब कुछ काम करके दोगे, तो कोई मेरे हिसाब से तो कोई फालतू में नहीं बोलेगा कभी। सारा काम करके दो, सारी बातें सुनो, अच्छा बिहेवियर रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सबसे अच्छे से मुझे बोलो, लगता है कि फिर कोई परेशान नहीं करता। उनको काम से मतलब है, वो कौन सा कोई रिश्तेदार है, काम मिलेगा अच्छा, तो। एक और चीज मैंने सुनी है, एक और चीज सुनी कि जो क्रू होती है ना, क्रू मतलब ऑफिसर्स तो क्या होते हैं कि काफी समझदार लेवल पे होते हैं, कि वो खुद कैडेट थे, फिर थर्ड मेट बने, फिर लेकिन क्रू में कई लोग बोलते हैं कि जो क्रू में लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस तो बहुत होते हैं और वो आगे जाना भी चाहते हैं, लेकिन बेचारे बढ़ नहीं पा रहे होते हैं। तो कई बार वो कैडेट से चिढ़ते हैं, ऐसा लोगों का मतलब मुझे कुछ लोगों का वो मिला है कि क्रू के जो लोग होते हैं वो कैडेट से चिढ़ते हैं। इस बात में कोई सच्चाई है? ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। सर मेरे शिप पे जो क्रू थे तो सब बढ़िया थे, तो जाते ही मतलब कई कई ऐसे थे तो 1-2 महीने तक तो मुझे, मतलब 1 महीने तक तो कुछ ऐसा काम हैवी करने ही नहीं देते थे। वो ऐसा नहीं था कि चल तू कर मैं देखता हूँ, करके प्रॉपरली, एक बार नहीं समझ आया, 2 बार नहीं समझ आया, अच्छे से बताते थे, सिखाते थे, तो बहुत अच्छे लोग थे, तो मेरे को तो बहुत बढ़िया ट्रीट करा, सबसे अच्छी बनती थी मेरी। बहुत बार उन लोगों के साथ भी बाहर गया हूँ सोरली पे, तो फिर मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि देखो 100 में से 4-5 लोग हाँ। हो सकते हैं ऐसे, लेकिन उसकी वजह से पूरे क्रू को बदनाम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है। ये अच्छा, अब जैसे शिप का लाइफस्टाइल होता है, हर एक शिप का अपना एक लाइफस्टाइल होता है, तो तुम्हारा वहां पे कैसा लाइफस्टाइल था कि रात में वॉच मिलती थी, दिन में वॉच मिलती थी, कुछ टाइम और फ्री मिलता था कि नहीं मिलता था, वो कैसे रहता था? वो मेन जो टाइम का है सब तुम्हारे जीओ से डिसाइड करते हैं। तो मेरा क्या था, नॉर्मल डेली डेली रूटीन जो था, मॉर्निंग सुबह 4 से 8 वॉच, फिर अपना ब्रेकफास्ट करके 1 घंटे के अंदर, मतलब आधे घंटे में हो जाता था, आधे घंटे अपना रिफ्रेशमेंट जो भी है
करके 9 से 3 बजे तक डेक पे जाना था। 9 से 3 डेक पे रहता था, बोसन के साथ जो भी काम था डेक वर्क का, सेलिंग में नॉर्मल 3 बजे तक डेक, फिर 3 से 6:30 बजे तक अपना ऑफ, फिर उसका 6:30 से 8 वॉच। ये मेरा डेली रूटीन रहता था। पोर्ट पे मॉर्निंग सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक। अगर कोई बिजी पोर्ट रहता था तो फिर वो 6 से बढ़ जाता भी था। सकता था। हाँ, मतलब अगर देखा जाए तो हम सुबह 4 बजे से उठ रहे हैं और शाम को 6 बजे तक हमारे पास है, हम सो नहीं रहे हैं, इन बिटवीन थोड़ा बहुत रेस्ट हाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन है काम है अच्छा काम तो खासा। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको नाइट वॉच भी मिलती होगी, हाँ, है ना? ठीक है, ठीक है। वैसे पोर्ट पे मतलब बीच में काफी गैप मिल जाता है, जैसे अपना मेरा 9 से 3 डेक पे था, तो बट उसमें 12 से 1 अपना लंच टाइम था, तो आधे घंटे में लंच होता था, आधे घंटे में रेस्ट करता था। 15-15 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक भी मिल जाता है। 10:30 टी ब्रेक होता है। अच्छा। 10 to 10:30। और मेरे ख्याल से ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं, बहुत तो ये नहीं strictly। कर सकता कि टी ब्रेक अभी है 10 बजे हम 11 बजे पी लेंगे जाकर के, ये सब नहीं चलता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बट अगर कभी ऐसा हुआ कि कुछ इमरजेंसी का काम है और खिंच गया एक्स्ट्रा, डिफरेंट, तो फिर तुम कर सकते हो, चलो 11 बजे तक करके बाद में, वो बोसन और तुम्हारे ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। बट तुम ऐसा कैडेट ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि मैं 11 बजे जाऊंगा चाय पीने या 12 बजे जाऊंगा। कभी कभी तो मैंने 10 बजे नहीं पी थी, मैं 12 कभी कभी ऐसा हो सकता है सबको मिल रहा है, तुम्हें नहीं मिल रहा है, काम के ऊपर डिपेंड करता है, तो कुछ भी हो सकता है। वेरी You have to be very careful about all these things and पहले से रेडी रहो कि हाँ ये सब चीजें रहेंगी। सी लाइफ देखी वहां पे? सी लाइफ मतलब के क्रीचर्स कुछ दिखाई पड़े हो समुद्री वाले, या मछलियां आगे तुमसे रेस लगाती हैं? डॉल्फिन और व्हेल्स देखे हैं सर, मतलब नॉर्मली दिख जाती हैं तो बहुत ज्यादा। मेडिटेरियन में बहुत डॉल्फिन्स हैं। बाकी जब कनाडा यूएस जाते थे तो वहाँ डायनेमिक जोन पड़ता था एक, वहाँ व्हेल्स थी बहुत सारी। अच्छा। तो व्हेल्स बहुत ज्यादा दिख जाती थी। और रफ सी कहाँ पे ज्यादा मिलता है, कहाँ, कौन से? अभी सर जिब्राल्टर में मिला था एक बार, और नॉर्थ अटलांटिक तो हमेशा ही रफ होता है। नॉर्थ। अगर तुम्हारे पास कुछ क्लिप्स होंगी ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो क्लिप्स भी दो, ताकि मैं इसमें इस जगह पर डालूं वो सारी क्लिप्स जहाँ पे तुम्हें रफ सी और ये सब चीजें, क्रीचर्स के तुमने लिए कुछ, मतलब व्हेल या डॉल्फिन के कुछ पिक्चर्स लिए थे सर, बट वो फोन से थोड़ा डिलीट हो गए। फोन बदल दिया ना? हाँ, फोन बदल दिया, तो उस फोन में थोड़ा कुछ चीजें उड़ गई हैं स्टोरेज का। अच्छा, एक और मैंने टर्म सुना है, दैट इज जूनियर थर्ड मेट। ये क्या फंडा है? जूनियर थर्ड मेट का क्या फंडा है? सर ये अगर जैसा मेरे को अभी पता है लोगों से, मेरे ड्राई फ्लीट में तो नहीं है, मेरे में कोई बल्क कैरियर पे कोई जूनियर ऑफिसर नहीं होता है, सीधा थर्ड ऑफिसर बनते हैं। बट टैंकर में क्या होता है कि अगर किसी का शायद ज्यादा टाइम लगता है, या फर्स्ट डायरेक्टली थर्ड ऑफिसर नहीं बनाते फर्स्ट टाइम में, तो कुछ महीने जूनियर ऑफिसर रखते हैं, फिर थर्ड ऑफिसर में प्रमोट कर देते हैं सेल्फ शिप पे ही। बल्क में ऐसा सैलरी में डिफरेंस होता है, एक्सपीरियंस की? यस, सैलरी में डिफरेंस होता है, काफी डिफरेंस होता है। तो अगर तू टैंकर पे जाएगा तो तुझे भी जूनियर थर्ड मेट बनाएंगे पहले तो? हाँ सर, हम रेडी है उसके लिए, होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, तो बहुत बढ़िया यार। तुम्हारा नेक्स्ट शिप कब से स्टार्ट होने वाला है? कब कुछ है सर प्लान? उसका अभी मैंने तो अपनी तरफ से बोल दिया है कि हाँ आई एम रेडी टू ज्वाइन। अभी वो मेडिकल का बताएंगे, फिर उनके ऊपर अभी डेट कुछ दिन पहले ही आती है। अप्रोक्सीमेटली 2-3 महीना लगेगा? नहीं, फिर जल्दी 1 महीने के अंदर हो जाएगा 1 महीने के अंदर। चलो ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन दूसरे शिप पे जाने के लिए। और जब तुम आओगे तो मैं वहां से टैंकर का भी एक्सपीरियंस तुमसे पूछूंगा। यस। मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगता है जब मेरे अपने स्टूडेंट्स जो है वो सब ये खुद देख करके आते हैं, आकर के बताते हैं, और फिर उससे कुछ और बच्चे सीखते हैं। क्योंकि कई बार जब मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, तो बहुत लोग मेरे नीचे आके कमेंट लिखते हैं, ये बंदा तो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं, इसको कैसे पता? ये बंदा तो मुझे लगता है कि अब जो बंदा मर्चेंट नेवी में, उससे पूछ सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। सो थैंक्स फॉर कमिंग, एंड तुम्हारे फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से हमेशा बेस्ट विशेस है। थैंक यू सर। एंड होपफुली तुम जल्दी ही थर्ड ऑफिसर भी बनोगे, क्योंकि थर्ड ऑफिसर बनने के लिए अभी 2 शिप और कंप्लीट करनी है, फिर तुम्हें एग्जाम भी क्लियर करने पड़ेंगे। यस। सो उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।